Hello friends, myself Dr. Shivalkar. Welcome to the surgical lecture and series video on benign prostatic hyperplasia, that is enlarged prostate. जैसा कि आपको पता है पार्ट 1 में मैं प्रोस्टेट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में क्लिनिकल फीचर्स ऑफ बिनाइन इनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट BPH इनलार्ज प्रोस्टेट के बारे में डिस्कस किया था। पार्ट 3 में मैं मेडिकल ट्रीटमेंट ड्रग्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। पार्ट 4 में आज मैं सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सर्जिकल ऑप्शन क्या क्या है, क्योंकि नॉलेज ही बचाव और इलाज है। चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ सर्जरी? सर्जरी आप किस केस में करेंगे? फर्स्ट, सेवियर सिम्टम्स ऑफ प्रोस्टेटिज्म। अगर आपको खास करके ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर्स है, जैसे कि हेजिटेंसी, पेशाब करे या ना करे, इंटरमिटेंट यूरिनरी स्ट्रीम, पेशाब रुकता है फिर स्टार्ट होता है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, पेशाब करने के बाद बूंद बूंद गिर रहा है, सेंसेशन ऑफ पुअर ब्लडर एम्प्टिंग, अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्लडर ठीक से खाली अभी नहीं हुआ है, पुअर फ्लो ऑफ यूरिन, आपका यूरिन का फ्लो वैसा नहीं है जैसा नॉर्मली होता था। सेकंड, मोर देन 2 एपिसोड्स ऑफ एक्यूट रिटेंशन ऑफ यूरिन, अगर 2 बार आपका पेशाब रुक चुका है, आपने कैथेटर लगाया है। थर्ड, क्रॉनिक रिटेंशन ऑफ यूरिन। फोर्थ, रेसिडुअल यूरिन मोर देन 150 to 200 ml। रेसिडुअल यूरिन का मतलब क्या हुआ? पेशाब करने के बाद जो पेशाब आपका यूरिनरी ब्लडर में बच जाता है उसे रेसिडुअल यूरिन कहते हैं। एंड पीक फ्लो रेट लेस देन 10 ml पर सेकेंड। फिफ्थ, कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू BPH, बढ़े हुए प्रोस्टेट के कारण जो कॉम्प्लिकेशन है, जैसे हाइड्रोयूरेटर, हाइड्रोनेफ्रोसिस, किडनी में पेशाब, किडनी में पानी का जमा होना, स्टोन फॉर्मेशन, रिकरेंट इन्फेक्शन, बार बार इन्फेक्शन होना, हिमेचूरिया, पेशाब में खून निकलना ड्यू टू कंजेशन ऑफ प्रोस्टेटिक वेनस प्लेक्सस, ब्लैडर चेंजेस, ब्लैडर में कुछ चेंजेज आ जाता है, जैसे कि ब्लैडर डाइवर्टिकुलम, यूरिनरी ब्लैडर में गड्ढा हो जाना, क्रॉनिक रीनल फेल्योर। एंड सिक्स्थ, फेल्योर टू मेडिकल ट्रीटमेंट। नाउ व्हाट आर द सर्जिकल मेथड? सर्जरी का कौन कौन सा मेथड है? फर्स्ट, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, that is TURP, ट्रांसयूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। ये गोल्ड स्टैंडर्ड एंड मोस्ट पॉपुलर मेथड है। आजकल हम लोग यही सर्जिकल ऑप्शन, यही सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं, that is TURP। इसमें क्या करते हैं? पेशाब के रास्ते में एक रिसेक्टिंग इंडोस्कोप पास करते हैं, उसके बाद प्रोस्टेट को स्मॉल स्मॉल पीस में कट करते हैं और इस स्मॉल पीस को एलिक इविक्वेटर के द्वारा हम लोग बाहर करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान ये जो प्रोस्टेटिक टिश्यू है, इसको ब्लैडर नेक से लेके वेरुमेंटेनम तक हम हाई फ्रीक्वेंसी डायथर्मिक करंट के द्वारा काटते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस के दौरान हम डिस्टिल्ड वाटर और फ्लूइड लाइक ग्लिसरीन के द्वारा लगातार इरिगेशन करते हैं, क्योंकि उसमें जो स्मॉल पीस सब है वो हमारा बाहर निकले, पानी हमारा पानी से वो वॉश होते रहे। सर्जरी के बाद लगातार फिर नॉर्मल सलाइन से हम वॉश करते हैं। सर्जरी के बाद 3 वे फॉलिस कैथेटर लगाकर हम लगातार
यूरिनरी ब्लैडर को वॉश करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। कैथेटर हम 1 सप्ताह के बाद फिर निकाल देते हैं। ये प्रोसीड्योर मीडियम साइज इनलार्ज प्रोस्टेट के लिए बहुत ही अच्छा है। अब बात करते हैं एडवांटेज क्या है। ऑपरेशन के बाद रिकवरी हमारी जल्दी होती है इस प्रोसीड्योर में। सेकंड, इंटरनल स्फिंक्टर के डैमेज होने का चांस कम होता है, इसलिए इस प्रोसीड्योर में इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन नहीं के बराबर होता है। डिसएडवांटेज, ये प्रोसीड्योर लार्ज प्रोस्टेट के लिए उतना अच्छा नहीं है, और अगर ब्लैडर में कुछ पैथोलॉजी है जैसे कि स्टोन, डाइवर्टिकुलम, तो दूसरा प्रोसीड्योर इससे ज़्यादा अच्छा है, लाइक टीवीपी, जो मैं डिस्कस करूँगा। सेकंड, ट्रांसवेसिकल सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी, जिसे टीवीपी भी कहते हैं, इसे फ्रेयर्स प्रोस्टेक्टोमी ऑपरेशन भी कहते हैं। टीयूआरपी के पहले, जो मैं पहले ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया था, उसके पहले ये काफ़ी पॉपुलर ऑपरेशन था। जब टीयूआरपी आ गया तो अब इस ऑपरेशन को हम लोग उतना नहीं करते हैं। ये खास करके लार्ज प्रोस्टेट अगर 70 ग्राम से ज़्यादा है, 70 ग्राम, और साथ में अगर ब्लैडर पैथोलॉजी, यूरिनरी ब्लैडर पैथोलॉजी है जैसे डाइवर्टिकुलम है, स्टोन है, तो ये बहुत ही सुटेबल ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन में कैसे क्या करते हैं, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में, मतलब लोअर एब्डोमिनल वॉल जहाँ सुप्रा प्यूबिक एरिया में, प्यूबिक बोन के ऊपर हम कट लगाते हैं और एक्स्ट्रा पेरिटोनियल अप्रोच के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर को ओपन करते हैं और वहाँ से हम प्रोस्टेट को फिंगर के द्वारा इन्यूक्लिएट और बाहर करते हैं। इससे इसमें ब्लीडिंग ज़्यादा होती है। उसे रोकने के लिए ब्लीडर्स को हम लाइगेट करते हैं और फोलिस कैथेटर के बल्ब को 30 से 50 ml एयर से इन्फ्लेट करते हैं, जिससे ब्लीडिंग, प्रेशर के द्वारा ब्लीडिंग रुक जाए। मेलाकॉट कैथेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर को ड्रेन करते हैं, क्योंकि ये फोलिस कैथेटर से ज़्यादा वाइडर है, ज़्यादा चौड़ा होता है। जब ब्लीडिंग होती है तो ये ड्रेन अच्छी तरह से करता है। ठीक है। इस प्रोसेस के दौरान प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा भी डैमेज होता है और ये यूरेथ्रा 7 से 10 दिन में हील कर जाता है, along length of Polish catheter by granulation tissue and fibrosis। डिसएडवांटेज क्या है, ये चूँकि ब्लाइंड डिसेक्शन इसमें हम करते हैं, हीमरेज ज़्यादा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होने का चांस रहता है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, हीमरेज बहुत ज़्यादा है, इन्फेक्शन होने का चांस है, स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा होने का चांस है, इनकंटिनेंस होने का चांस है, इम्पोर्टेंस होने का चांस है, ब्लैडर नेक कॉन्ट्रैक्चर होने का चांस है। अब बात करते हैं थर्ड प्रोसीड्योर, डेट इज रिट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टोमी, जिसे मिलिन्स प्रोसीड्योर भी कहते हैं। इस ऑपरेशन में जैसा टीवीपी में हम ब्लैडर को ओपन करते थे, इसमें ब्लैडर को ओपन नहीं करते हैं, उसमें कट नहीं लगाते हैं। हम प्यूबिक बोन के पीछे थ्रू एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ प्रोस्टेट हम प्रोस्टेट तक पहुंचते हैं और उस प्रोस्टेट को निकालते हैं। कॉमनली आजकल ये प्रोसीड्योर नहीं करते हैं। फोर्थ, पेरिनियल प्रोस्टेक्टोमी, इसे यंग्स ऑपरेशन भी कहते हैं। इसमें थ्रू पेरिनियल अप्रोच हम प्रोस्टेट को निकालते हैं। अब बात करते हैं कुछ न्यूअर ट्रीटमेंट भी बीपीएच का है, कुछ न्यूअर सर्जिकल ट्रीटमेंट भी बीपीएच का है, उसका नाम जान लेते हैं। जिसमें आता है ट्रांस यूरेथ्रल इंसिजन ऑफ प्रोस्टेट, जिसे TUIP भी कहते हैं। सेकंड है ट्रांस यूरेथ्रल इलेक्ट्रोवेपोराइजेशन ऑफ प्रोस्टेट, जिसे TUEVP भी कहते हैं। इसमें माइक्रोवेव हाइपरथर्मिया के द्वारा टेम्परेचर अबाउट 45 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड को रखते हैं और प्रोस्टेट को हम इलेक्ट्रोवेपोराइजेशन हाई टेम्परेचर पे हम इसे हटाते हैं। थर्ड है लेजर प्रोस्टेक्टोमी,
जिसमें हम होल्मियम लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। फोर्थ है ट्रांस यूरेथ्रल बैलून डायलेटेशन ऑफ प्रोस्टेट, जिसे TUBDP भी कहते हैं। हम बैलून डाल के उसे डायलेट करते हैं, उस यूरेथ्रा के रास्ते को हम चौड़ा करते हैं जिससे पेशाब आसानी से निकल सके। फिफ्थ है प्रोस्टेटिक स्टेंट्स। हम स्टेंट का भी यूज करते हैं जिस केस में हम सर्जरी नहीं कर सकते हैं, जैसे कि प्रोस्टेटिक कार्सिनोमा, तो हम स्टेंट लगा देते हैं ताकि पेशाब हमारा दिक्कत ना हो, रिटेंशन ना हो। सिक्स्थ है थर्मल थेरेपी ऑफ BPH। सेवन्थ है ट्रांस यूरेथ्रल निडल एब्लेशन ऑफ प्रोस्टेट। हम प्रोस्टेट को निडल के द्वारा उसको एब्लेट करते हैं, हटाते हैं। एट्थ है हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रीटमेंट। तो इस तरह का हमारा प्रोस्टेट का सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑप्शन है। अब नाउ कॉम्प्लिकेशन, सर्जरी के दौरान क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। लोकल हीमरेज ब्लीडिंग हो सकता है, ब्लैडर परफोरेशन हो सकता है, सेप्सिस इन्फेक्शन हो सकता है, इनकंटिनेंस हो सकता है, क्योंकि अगर स्पिंक्टर का डैमेज होगा तो हमारा इनकंटिनेंस होगा, रिट्रोग्रेड इजाकुलेशन होगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर हो सकता है, ब्लडर नेक कॉन्ट्रैक्चर हो सकता है। जनरल कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, TURP सिंड्रोम, वाटर इंटॉक्सिकेशन सिंड्रोम, पल्मोनरी एटिलैक्टेसिस, न्यूमोनिया भी हो सकता है, DVT भी हो सकता है, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर भी हो सकता है, CHF हो सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। TURP सिंड्रोम लेस देन 2% ऑफ केस में होता है। इट इज़ ड्यू टू फ्लूइड ओवरलोड। फ्लूइड ओवरलोड के कारण हाइपोनेट्रीमिया, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्योर और वाटर ओवरलोड के कारण ब्रेन में इडिमा होने के कारण कन्फ्यूजन, कोमा भी हो सकता है। तो इस तरह से इसका कॉम्प्लिकेशन है। तो मैंने आपको सर्जिकल ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर दिया। आई थिंक मैंने सर्जिकल ट्रीटमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस कर दिया। अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं यूज़फुल वीडियो आप तक पहुंचते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।